साल 2016 में उत्तर प्रदेश के हापुड़ की नहर में एक लड़की की लाश तैरती हुई पी गई थी। तारीख थी 17 जुलाई। अब पुलिस ने इस पूरे मामले को ओनकलिंग का मामला समझा, लेकिन जब इस कैसे की जांच आगे बढ़ाई तो 2 साल बाद दिल्ली पुलिस के सामने एक ऐसा सच आया जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अब पुलिस ने जिन लोगों को कातिल ठहराया था उनकी भी इस दिन हत्या कर दी गई थी। जी दिन उससे लड़की का मर्डर हुआ था। वेद प्रकाश फैमिली हत्याकांड के नाम से चर्चित इस कैसे में बहुत सी चुकाने वाली बातें सामने आए, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में आज बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा कैसे किया था और हत्या करने के पीछे कातिल का क्या मकसद था। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन भी दबा दे ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, इस कैसे में सबसे अहम किरदार 6 लोग हैं। वेद प्रकाश किरोड़ीवाल, उनकी पत्नी साधना, उनकी बेटी नैना, उनका बेटा शुभम, रितेश कटियार और अभिषेक पाल। 17 जुलाई 2016 को आपके हापुड़ की कैनाल में कुछ लोगों को एक महिला की लाश तैरती हुई दिखाई देती है तो लोगों को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। देखते ही देखते वहां पर लोगों की काफी भीड़ जमा हो जाती है, क्योंकि सभी हैरान थे कि आखिर इस नहर के अंदर लड़की की लाश कहां से ए गई। इसलिए उसे इलाके के रहने वाले लोगों ने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। खबर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर तुरंत पहुंच जाती है। फिर पुलिस ने उसे नहर में से उसे शक को निकलवाया। वही पास में ही एक सेंट्रो गाड़ी खड़ी थी, जिससे पुलिस ने यह अंदाज लगा लिया था कि लाश को इस कर में लाया गया था। इसलिए पुलिस ने उसे कर की छानबीन भी शुरू कर दी। प्रकार से उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला। कर के ऊपर जो नंबर था उससे अब पुलिस ने पता लगाया कि वह कर दिल्ली के वजीराबाद इलाके में रहने वाले वेद प्रकाश किरोड़ीवाल की है। पर जब अब पुलिस नॉर्थ दिल्ली के वजीराबाद में पहुंची तो उसे महिला के माता पिता और भाई घर पर नहीं थे। घर पर ताला लगा हुआ था। पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पूछा तो किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि पूरा परिवार आखिर कहां गया है। लड़की की पहचान नैना किरोड़ीवाल के तौर पर हुई, जो कि लगभग 21 साल की थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। अब पुलिस ने इस कैसे को इस नजरिया से देखा कि नैना का जरूर किसी लड़के के साथ अफेयर होगा और घर वाले उसके खिलाफ होंगे। इसीलिए समाज में अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए लड़की के माँ बाप और भाई ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। अब पुलिस ने इस मामले की जो भी तफसील की उसमें पुलिस की हाथ तो ज्यादा कुछ लगा नहीं, पूरा परिवार ही गायब था। इसलिए अब पुलिस ने जब इस कैसे की करसीट कोर्ट में दायर की तो इसे ओनकलिंग का मामला बताया और कोर्ट में कहा कि लड़की के घर वाले उसकी हत्या करने के बाद फरार हो गए हैं। पुलिस की रिपोर्ट और सारी बटन को सुनने के बाद कोर्ट ने नैना के सभी फैमिली मेंबर्स को भगोड़ा घोषित कर दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कैसे पूरी तरीके से ओनकलिंग का था और अब खत्म हो गया है। इस कैसे को बैंड कर दिया गया था। दोस्तों, जब अब पुलिस ने इस मामले को ओनकलिंग का मामला बता कर कि इसको क्लोज कर दिया तो उसे वक्त हत्यारा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि चार लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद भी वो ऐश भारी जिंदगी जी रहे थे। पर चाहे अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह कभी ना कभी पकड़ा जाता है। ऐसा ही कुछ इस हत्याकांड में भी हुआ। फिर 2 साल बाद दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने नैना की हत्या को लेकर एक ऐसा सनसनीखेज और दिलडाला देने वाला दावा किया जिसने पूरे सिस्टम को हिलकर रख दिया। दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने यह दावा किया था कि नैना का परिवार कहानी भाग नहीं है, बल्कि परिवार के चारों सदस्यों का बेरी के साथ कत्ल कर दिया गया है। दरअसल दिल्ली क्राइम पुलिस को एक दिन से जुड़ा हुआ एक ऐसा राज पता चला जिसने पूरे मामले को पलट कर ही रख दिया। तफ्तीश के दौरान पुलिस को जो बातें पता चली वो बहुत ही चौंकाने वाली थी। हत्या के 2 साल बाद सिर्फ एक सुराग ने सारी बाजी पलट कर रख दी और उसे वजह से ही कातिलों का भंडाफोड़ हो सके। अब आप जरूर यह सोच रहे होंगे कि मर्डर के 2 साल बाद दिल्ली क्राइम पुलिस को आखिर कौन सा राज पता चला जिससे पुलिस कातिल तक पहुंच सके। दोस्तों, शुरुआत में हमने आपको बताया था कि इस कहानी में श्री किरदार अहम थे। अभिषेक और रितेश के अलावा 2 नाम और सामने आए। इस कैसे में मनोज भावाला और सोनू मनोज जी वह कड़ी बना जिसकी वजह से इस कैसे को रीओपन किया गया। तो अनजाने में ही मनोज बाबला नाम के लड़के ने इस वारदात के बारे में किसी को बताया था। उसने शेख ही मारते हुए कहा कि 2 साल पहले उसने कर लोगों का मर्डर हुआ था और आज तक क्राइम पुलिस उसे पकड़ नहीं पी। यह बात किसी तरह दिल्ली क्राइम पुलिस के कानों तक जा पहुंची और पुलिस ने अपनी तहकीकात फिर से शुरू कर दी। ऐसा लगा था कि अब वेद प्रकाश फैमिली के हत्यारा को
क्राइम पुलिस धार दबोचेगी। पर दोस्तों, इस कहानी में फिर एक बहुत ही जबरदस्त एक गया जिसने पुलिस को भी घुमा कर रख दिया। दरअसल जब इस कैसे की तहकीकात करते हुए पुलिस मनोज बावला तक पहुंची तो तब तक उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। पुलिस के हाथ एक बार फिर से खाली थे, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी और अपनी जांच जारी रखी। फिर तहकीकात करते हुए पुलिस को पता चला कि मनोज बावला की दोस्ती अभिषेक पाल के साथ ही। पुलिस को अभिषेक पर शक हुआ और शक की बुनियाद पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल ये था कि आखिर किसी की इस परिवार से क्या दुश्मनी थी जो पूरे परिवार को ही मौत की नींद सुला दिया। अगर हत्यारे का मकसद क्या था। नैना की लाश अगर हापुड़ की नहर से मिली थी है तो बाकी लोगों की लाश कहाँ थी। ऐसे बहुत से सवाल आपके दिमाग में भी जरूर रहे होंगे, तो इन सब के जवाब अपने के लिए अब पुलिस ने अभिषेक पाल से पूछताछ की। पहले तो अभिषेक ने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जब अपना रवैया थोड़ा सख्त किया तो वो टूट गया। उसके बाद पुलिस के सामने उसने कुछ ऐसे सनसनीखेज खुलासे किया जिसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। तो अभिषेक पाल ने दिल्ली क्राइम पुलिस को ऐसा क्या बताया था, इस सब के बारे में जानने के लिए हमें घटना से पहले के समय में जाना होगा। वजीराबाद के रहने वाले वेद प्रकाश किरोड़ीवाल एक फाइनेंशियल थे। उसके अलावा दिल्ली के मजनू का टीला नाम की जगह पर उनकी कपड़ों का बिजनेस भी था। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और इसीलिए उनकी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उनके परिवार में उनकी पत्नी साधना और बेटी नैना के अलावा एक बेटा शिवम भी था। पूरी फैमिली बहुत हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जी रही थी, लेकिन तब एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरे परिवार का खत्म कर दिया गया। वेद प्रकाश की दुकान पर रितेश कटियार नाम का एक लड़का काम करता था। उसे ऐसा लगा था कि नौकरी करके वह अपने परिवार की जरूरत को पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए वह अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था। पर कोई भी काम शुरू करने के लिए पैसा होना जरूरी है, जो उसके पास नहीं था। उसने इस बारे में वेद प्रकाश से बात की और अपनी मजबूरी बताते हुए कहा कि उसके पास काम की शुरुआत करने के लिए पैसे नहीं है। इस पर वेद प्रकाश उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। इस तरह से रितेश कटियार ने अगस्त 2015 में वेद प्रकाश किरोड़ीवाल से 9 लाख का लोन ले लिया। जब रितेश ने कर्ज लिया था तो उसे वक्त अभिषेक पाल उसका गारंटी बना था। इसके अलावा रितेश ने वेद प्रकाश किरोड़ीवाल की दुकान भी कारा पर ले ली थी। तो वेद प्रकाश किरोड़ीवाल की हेल्प से अब रितेश ने अपना काम शुरू कर दिया था। शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चला रहा और हर महीने रितेश कटियार वेद प्रकाश को लोन की किस्त दे दिया करता था, लेकिन उसका बिजनेस दिन बाद दिन खराब होता जा रहा था और उसे नुकसान होने लगा। लगातार होते घाटे की वजह से अब रितेश के लिए हर महीने लोन की इंस्टॉलमेंट देना और दुकान का किराया देना बहुत मुश्किल हो गया था। जब रितेश कटियार ने कर्ज की किस्त और रेंट देना बंद कर दिया तो पहले तो वेद प्रकाश किरोड़ीवाल ने उससे प्यार से कहा कि वह समय पर उसे उसका पैसा दे दिया करे, लेकिन जब रितेश कटियार के सर पर जन नहीं रहेगी तो उसने फिर उसके ऊपर अपने पैसे वापस लेने के लिए प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। इस बात को लेकर दोनों में आए दिन बहस होने लगी। पैसों की वजह से दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कहे गई, लेकिन इस परेशानी का कोई हल नहीं था क्योंकि रितेश कटियार का बिजनेस पूरी तरह से दब गया था। तो ऐसे में उसके पास वेद प्रकाश को देने के लिए पैसे नहीं थे। रोज रोज की चिक और बहसबाजी से रितेश कटियार बहुत परेशान हो गया था। वह सबसे छुटकारापन चाहता था। वेद प्रकाश अब रितेश कटियार के गारंटी अभिषेक पर भी पैसे वापस करने के लिए दबाव बनाने लगे थे, जिससे वह भी परेशान हो गया था। जब किसी तरह से कोई बात बनती नहीं दिखाई तो तब एक दिन इन दोनों ने फैसला किया कि वे इस प्रॉब्लम का कोई बहुत ही अच्छा हल निकलेंगे। उन्हें अब कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से ये मामला पूरी तरह से खत्म हो जाए। पर आपको यकीन नहीं आएगा कि इन दोनों के शैतानी दिमाग में एक ऐसा घिनौना आइडिया आया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। अब आगे जो भी आपको इस कैसे में पता चलेगा वह आपको बहुत ज्यादा दुखी कर देगा और आप अपनी आंखों से बहाने वाले आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर सकोगे, क्योंकि ये दोनों कुछ बहुत ही खतरनाक काम करने वाले थे। काफी सोने के बाद इन्होंने प्लान बनाया कि वेद प्रकाश किरोड़ीवाल को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया जाए। हत्या की साजिश रचना में इन्होंने 2 किशोर लड़कों मनोजवाला और सोनू को भी शामिल कर लिया था। प्लान के मुताबिक अभिषेक ने अब नैना के छोटे भाई शुभम को ड्राइविंग सीखना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका मकसद था कि वह इस परिवार के करीब आ जाए, जिसमें वह कामयाब भी हो गया। जब इनको लगा कि सब कुछ इनकी योजना के हिसाब से हो रहा है तो तब इन्होंने 15 जुलाई को वेद प्रकाश किरोड़ीवाल
की हत्या की योजना बनाई। हत्या वाले दिन यानी कि 15 जुलाई 2016 को अभिषेक पाल लगभग सुबह के 11 बजे वेद प्रकाश किरोड़ीवाल के घर पहुंच गया और उसने वेद प्रकाश से कहा कि शुभम की कार की टायर खराब हो रहे हैं और उन्हें चेंज करवाना जरूरी है। उसने वेद प्रकाश को टायर बदलवाने के लिए अपने साथ टायर की शॉप पर चलने के लिए कहा। बस फिर क्या था, वेद प्रकाश अभिषेक के साथ टायर वाले की दुकान पर जान के लिए घर से निकाल जाते हैं। वह इस बात से बिल्कुल खेलने वाला है क्योंकि चाहे लाख लड़ाई झगड़ा सही, पर वेद प्रकाश को अभिषेक के ऊपर भरोसा था क्योंकि वह उनकी दुकान पर काफी समय से काम करता था। शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी जिसकी वजह से उनकी और उनके पूरे परिवार की जान गई। कई बार हम ऐसे लोगों पर भरोसा कर लेते हैं जो आगे चलकर हमारी आस्तीन का सांप बन जाते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें दूसरे लोगों पर हाई से ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। तो अपने घर से निकालकर वेद प्रकाश गाड़ी की अगली सीट पर बैठ गए। वेद प्रकाश किरोड़ीवाल फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे कि तभी मौका देखकर हत्यारा ने क्लच वायर लेकर उनका गला घोटना शुरू कर दिया। वेद प्रकाश बुरी तरीके से तड़प रहे थे और अपनी जान बचाने के लिए हाथ पर इधर उधर मार रहे थे, लेकिन सब बेकार। जब उनका शरीर ठंडा हो गया तो कातिलों ने उनके वह को कर की डिग्गी में डाल दिया। दोनों बहुत खुश थे कि उन्होंने कितनी चालाकी के साथ वेद प्रकाश किरोड़ीवाल को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अब इन दोनों को इस बात का डर सताने लगा कि जब वेद प्रकाश घर नहीं पहुंचेंगे तो ऐसे में वेद प्रकाश किरोड़ीवाल की पत्नी साधना और बेटा शुभम पुलिस को इस बारे में जानकारी दे सकते हैं कि वह अभिषेक के साथ घर से निकले थे। बस इसी डर की वजह से इन दोनों ने फैसला किया कि वह इस पूरी फैमिली को ही निपटा देते हैं। लगभग दोपहर को 2 बजे इन दोनों ने शुभम को कॉल किया और उससे कहा कि तुम्हारी कार की टायर सही हो गए हैं, तुम अगर एक बार गाड़ी चलाकर देख लो कि टायर सही है या नहीं। शुभम को इस बात की जरा सी भी भक नहीं थी कि कोई इस तरह धोखे से बुलाकर उसकी हत्या कर सकता है। वह उनके पास चला जाता है। शुभम की हत्या भी ठीक वैसे ही की गई जैसे वेद प्रकाश किरोड़ीवाल की गई थी, यानी कि उसका मर्डर भी क्लच वायर से किया गया था। गला घुटने की वजह से और सांस रुकने की वजह से शुभम ने दम तोड़ दिया। उसका मर्डर करने के बाद अभिषेक और रितेश कटियार ने उसकी बॉडी को भी पीछे डिग्गी में रख दिया जहां पर पहले से ही वेद प्रकाश किरोड़ीवाल की बॉडी राखी हुई थी। दोनों आप बेटों का कम तमाम करने के बाद अब इन दरिंदों ने अगला निशाना वेद प्रकाश किरोड़ीवाल की पत्नी साधना को बनाया। फिर से वेद प्रकाश किरोड़ीवाल के घर पहुंच गए और वहां उनकी पत्नी साधना से झूठ बोला कि उनके पति का एक्सीडेंट हो गया है और वह हॉस्पिटल में है। अपने पति की एक्सीडेंट की खबर सुनकर साधना परेशान हो गई और वह उन दोनों के साथ घर से निकाल गई ताकि जल्द से जल्द अपने पति के पास पहुंच सके। लेकिन बेचारी साधना को क्या पता था कि उनके पति और बेटे का तो पहले से ही कत्ल कर दिया गया है और अब उनकी बड़ी है। साधना को करने के लिए भी उन्होंने इस क्लच वायर का इस्तेमाल किया जिससे उन्होंने वेद प्रकाश और शुभम को ठिकाने लगाया था। अब केवल नैना बच्ची थी। लगभग रात 9 बजे के करीब दोनों आरोपी वेद प्रकाश के घर फिर से जाते हैं और नैना को वही एक्सीडेंट की झूठी कहानी सुनते हैं जो उन्होंने उनकी मां साधना को सुनी थी। नैना भी उनकी बटन में ए जाती है और उनके साथ घर से निकाल जाती है। रास्ते में नैना की भी क्लच वायर से गला घटकर हत्या कर दी जाती है। एक हंसना खेलते परिवार कुछ ही घंटा में मौत की नींद सुला दिया गया था और हत्यारा को अपने किया पर ना तो कोई शर्म थी और ना ही दुख। ऐसे लोग इंसान कहलन के लायक नहीं होते। वह अपने किया हुए कांड के बारे में अफसोस तो तब करते जब उनके दिल में थोड़ी सी भी इंसानियत होती। जब उन्होंने उससे पूरे परिवार के लोगों को खत्म कर दिया तो उसके बाद भी उसे कर को लेकर एक स्कूल में गए जो सुनसान था और वहां पर कोई भी आता जाता नहीं था। चारों लोगों के शवों को वे वहीं पर फेंक कर वापस गए। 16 जुलाई की रात को ही एक बार फिर से वो चारों उस स्कूल में गए और उन्होंने सभी लाशें को मत में लपेटा और एक बार फिर से कर की डिग्गी में रख दिया। लेकिन इस बार कर वेद प्रकाश किरोड़ीवाल की थी और यह वही सेंट्रो कर थी जो हापुड़ की नहर के पास मिली थी। वह बहुत चालाकी से अपना कम कर रहे थे ताकि किसी को भी इस हत्याकांड की भक्त कहने लगे और इसलिए उन्होंने उन सबों के ऊपर परफ्यूम से भारी हुई पूरी बोतल छिड़कती ताकि किसी को बदबू ना जा सके। सर कम करने के बाद हत्यारे सेंट्रोकर को चलाकर अब के हापुड़ तक पहुंच गए और वहां पर अपार गंगा कैनाल में चारों लाशें को डाल दिया। अगली सुबह कुछ लोगों ने एक महिला की लाश को नहर में देखा और फिर पुलिस को बुलाया। बाकी 3 लोगों के शवों के बारे में आज तक कुछ पता नहीं चल सका है। इस मर्डर के में अक्यूज्ड रितेश कटियार ने
ने डिप्रेशन और घर में आकर 2017 में कर लिया था। सोनू की भी मौत हो चुकी थी और बबला भी सड़क दुर्घटना में मारा गया था। जरा किस्मत तो अच्छी इन लोगों की, 1 साल पहले इन्होंने कर लोगों को निपटाया था और अब भी खुद ही इस दुनिया से जा चुके थे। दिल्ली क्राइम पुलिस ने हत्या की मास्टरमाइंड अभिषेक पाल को गिरफ्तार करके अपनी आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, जिससे सर कैसे खुलकर सामने आ गया। मामला कोर्ट में चल रहा है और ऐसी उम्मीद है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन अगर अब पुलिस साल 2016 में इस मामले को ओनर बिल्डिंग का कैसे नहीं मानते, तो अभिषेक पाल इतने टाइम तक ऐश की जिंदगी नहीं गुजर सकता था। पर पुलिस के सामने ये कैसे कुछ इस तरीके से सामने आया कि तहकीकात के दौरान पुलिस को यह ओनर कलिंग का मामला ही लगा। शायद हत्यारे जरूर से ज्यादा चालक है जिन्होंने षड्यंत्र को बहुत ही शानदार तरीके से रचा था। पर वह कहते हैं ना कि पाप का घड़ा कभी ना कभी जरूर भरत है और हर इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। ठीक ऐसा ही इस कैसे में भी हुआ। दोस्तों, इस पूरे हत्याकांड के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि अब पुलिस ने आखिर सही से इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की होगी? आपके हिसाब से क्या वेद प्रकाश किरोड़ीवाल ने रितेश कटियार को पैसे देकर गलती की थी, या उन्हें रितेश कटियार और अभिषेक पाल पर जरूर से ज्यादा पैसे वापस लेने के लिए दबाव नहीं बनाना चाहिए था? आप इस कैसे के बारे में जो भी सोचते हैं उसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपराध की दुनिया से जुड़ी हुई ऐसी क्राइम स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही हम हाजिर होंगे एक ऐसी ही होश उड़ने वाली क्राइम की दास्तान लेकर जो आपका दिल डाला देगी। हेलो दोस्त, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।